जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आरा, बिहार। दोस्तों, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ NSEIT के द्वारा UPSI में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें रीजनिंग के प्रश्न जितने सारे शिफ्टों में पूछा गया है सारे प्रश्नों को मैं कराने वाला हूँ सेट वाइज। और देखिए दोस्त, ये सारा जो प्रश्न है ये सारा प्रश्न ग्रुप डी एग्ज़ाम में एकदम टपकने वाला प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि NSEIT एजेंसी ही ग्रुप डी एग्जाम कराएगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रश्न को अंतिम समय में अंतिम तैयारी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि बहुत बच्चे को इसके लिए बहुत दिनों से इंतजार था भाई, और यह वीडियो उनके पास पहुंच जाए। तो बस आपसे यही मुझे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी सभी मित्रों के पास, सभी दोस्तों के पास, सभी भाई बहनों के पास पहुंचा दीजिए। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली का हिस्सा भी बन जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NSEIT पेपर। देखिए, ये आ गया पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा। यह प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसी देश के नाम के अक्षर NERCF और A हैं। यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो गठित शब्द का पांचवा अक्षर क्या होगा। यहाँ पर लेटर दिया गया है NERCFA। इससे एक कंट्री का नाम फॉर्मेट करना है। इससे कंट्री का नाम बनेगा फ्रांस। ये हो गया FRANCE, ये हो गया फ्रांस हो गया। तो यह नाम में यहाँ से फॉर्मेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि गठित शब्द का पांचवा अक्षर क्या होगा। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवा पे क्या आ रहा है? C आ रहा है, तो C आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कहा गया है ना कि यह आर्किटेक्ट है, और देखिए आर्किटेक्ट का जो संबंध है ये बिल्डिंग से है। तो यहाँ पे ऑथर का संबंध भी किससे होगा? तो ये ऑथर का संबंध बुक से हो जाएगा, बुक से। ये B नंबर सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक ये सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज का मिक्स प्रश्न है। यहाँ पर ये W29 और फिर P34, I39, B44 है। तो अगला पद क्या होने वाला है ये हमें फाइंड करना है। WP, यहाँ पर देखिए 7 माइनस किया गया है, यहाँ पर भी 7 माइनस हुआ है, और यहाँ पर भी 7 माइनस हुआ है। तो मुझे B में 7 माइनस करना है। B का स्थान यूज कर लेंगे 28, तो 28 में से 7 माइनस होगा तो 21 आएगा। 21 पर U आ गया। ओके, उसके बाद 22 है, 34 है, तो यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, तो 5 प्लस करेंगे यहाँ पर, तो ये 49 आ गया, यानी कि U49। ऑप्शन नंबर B राइट। अगला प्रश्न है ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, पहली बात मैं आपको इंग्लिश में भी आपको मैं दिखा दूँ प्रश्न को। देखिए ये इंग्लिश का हो गया, और यहाँ पे ये हो गया हिंदी का। यहाँ पे कहा गया है कथन में क्या कि तंजावुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया कि जो तंजावुर है उसको तमिलनाडु के चावल के कटोरी के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे गिवन है कंक्लूजन। नंबर 1, चावल के उत्पादन केवल तंजावुर में ही किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये केवल शब्द, केवल मतलब क्या? ओनली। दोस्त, मैं आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कंक्लूजन में केवल यानी कि ओनली शब्द दिख जाए, उस कंक्लूजन को बिना सोचे समझे उसको गलत कर देना है। क्लियर? नंबर 2,
चावल तंजावुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हो सकती है। हाँ, ये सही है। इसलिए ना भाई तंजावुर को तमिलनाडु के चावल की कटोरी के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए ये हमारा सही यहाँ पर है। तो कंक्लूजन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जाने वाला है बी वाला। अगला प्रश्न देखिए भाई साहब आ गए मैथमेटिकल ऑपरेशन का। यहाँ पे मुझे ऑपरेशन करना है, लेकिन देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों के कौन से समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब इसको प्रतिस्थापित करना है और यहाँ पे किस सिंबल का यूज करें ताकि LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल हो जाए। यहाँ पे 56 है। देखिए ऐसे प्रश्न को आपको बारी बारी से ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट में चेक करता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को। अब देखिए भाई क्यों, क्योंकि यही सही है। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन आप लोग एग्जाम में इसको बारी बारी से आप यहाँ पे चेक करिएगा, या आपका कैलकुलेशन सही है तो आप भी डायरेक्ट भी आप यहाँ पे मार सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये 56 डिवाइड और यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे -3 हो गया इक्वल है, और उसके बाद 9 × 2 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यहाँ पे 7 हो गया। ओके, तो ये देखिए 4 से 56 कटा तो ये हो गया 14 में से 3 घटा तो यहाँ पे 11 आ गया, यानी कि LHS जो पार्ट हैं वह 11 हैं। ये RHS पार्ट 9 दूनी के 18 हुआ, 18 में से 7 घटा तो यहाँ पर भी 11 आ गया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि LHS इक्वल RHS, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बहुत बच्चे इसमें फंसे होंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो भाई यहाँ पर यह शब्द गिवन है, देखिए इसको लिखा गया है इस प्रकार से। अब भाई क्या किया गया है देखना ध्यान से, यहाँ पर स्टार्टिंग से 2 लेटर और एंडिंग से 2 लेटर इसको काट कर हटा दिया गया। देखिए, और जो यहाँ पे ये बचा हुआ है उसी को यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर। अब देखिए उसके बाद इसको इस प्रकार से लिखा गया है। देखिए इसमें क्या हुआ है ना, इसमें देखिए स्टार्टिंग से सेकेंड लेटर और एंडिंग से सेकेंड लेटर को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। देखिए ये इंक्लूड हो गया है, बाकी ज्यों का त्यों है। क्लियर। अब देखो भाई इसके बाद इसको यह लिखा गया। अब देखो इसमें क्या हुआ है, वही पैटर्न यहाँ पे काम चल रहा है। फिर ये स्टार्टिंग से 2 लेटर और एंडिंग से 2 लेटर कट के हट गया तो ये बच गया। देखो ये यहाँ पर आ गया है, तो फिर मैं इसके आगे में क्या लिख सकता हूँ, इसको ज्यों का त्यों IREM। लेकिन अब भाई देखिए इसमें स्टार्टिंग से सेकेंड लेटर और एंडिंग से सेकेंड लेटर मुझे इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको इंक्लूड कर लिया T और यहाँ पर E, तो ये बन गया इस प्रकार से TIREME। देखिए यही इसका आंसर परफेक्ट होने वाला है, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। हल्का सा ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है कैलेंडर चैप्टर से, और ऐसा प्रश्न तो भाई इजी ही होता है। ऐसे प्रश्न जब भी आए आप सेकंडों में आप ऐसे प्रश्न को हवा में उड़ा सकते हैं। सेकंडों में भाई कुछ नहीं करना है, बिना पिन लगाए। देखिए जब भी आपको कोई फिक्स डे गिवन हो, ठीक है ना, और वहां से पूछा जाए कि इतने दिनों के बाद या इतने दिनों के पहले, तो देखिए बाद के लिए कॉमन सेंस का बात है कि प्लस करेंगे और पहले के लिए कॉमन सेंस की बात है कि माइनस करेंगे। अब देखिए जितना बाद या पहले कहे ना उसमें आप 7 से डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के बाद जो विषम दिन आए या जो शेष आए उसको बाद कहे तो जोड़ दीजिए, आप पहले कहे तो घटा दीजिए। यही इसका कंसेप्ट है। अब देखो भाई यहाँ पर ये 59 है, इसमें मुझे 7 से डिवाइड करना है। देखिए मैं 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 7 8 56 होता है, तो विषम डे यहाँ पर आ गया, ऑड डे
3 आ गया, 3 आ गया ना। अब मुझे इस बुधवार में यानी कि वेडनेसडे में मुझे यहाँ पे 3 प्लस करना है। तो भाई क्या आएगा, 3 प्लस करेंगे तो थर्सडे आएगा, फ्राइडे और फिर यहाँ पे आ गया सैटरडे, यानी कि सैटरडे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। क्लियर। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आप बिना पेन लगाए भाई हवा में आप उड़ा सकते हैं सेकेंडों में। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है एनालॉजी का। देखिए भाई इसमें क्या किया गया, ए से यू 2 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस, तो बस इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर P में 2 प्लस करेंगे तो R, U में 2 प्लस करेंगे तो W और 1 प्लस P और 1 प्लस Y, तो क्या आ गया RWPY। देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ए नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। चलो भाई इसका ऑपरेशन करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट है और यहाँ पे 7 सी का अर्थ गुन्ना, 2 ब्रैकेट बंद हो गया, ए है, ए का अर्थ प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 3C गुन्ना 3 ब्रैकेट बंद और बी का अर्थ माइनस और यहाँ पे 6 हो गया। इसका ऑपरेशन करना है, चलिए करते हैं इसका ऑपरेशन। 7 में 2 से मल्टीप्लाई तो ये 14 है, ये 9 हो गया। अब देखिए 14 9 ये हो गया 23 और 23 में से 6 यहाँ पे माइनस हो गया तो आ गया 17 यानी कि 17। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है जल प्रतिबिंब का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये लेटर एंड नंबर यहाँ पे गिवन है। इसका बताना है कि जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज किस प्रकार से बनेगा। देखिए पहली बात, एक कंसेप्ट होता है कि वाटर इमेज में टॉप बटम, वाटर इमेज में टॉप बटम चेंज होता है, यानी कि टॉप का बटम होगा और बटम का टॉप होगा, यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होगा। तो बस इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चेंज आउट करना है। देखिए यहाँ पे कैसे, देखो भाई ये आर है तो देखो भाई आर वाटर इमेज आर का इस प्रकार से बनेगा। क्लियर। देखिए 8 है तो देखिए 8 का यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर 8 बनने वाला है। टी यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। 6 देखिए 6 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये आर तो आर यहाँ पर ये ऐसे, मतलब ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। ऐसे मुझे आर बनाने में दिक्कत होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये 9 हो गया तो 9 यहाँ पर ये ऐसे होगा और यहाँ पर ए का तो ए यहाँ पर ऐसे हो गया। तो मतलब इस प्रकार से ये बनने वाला है। देखते हैं ऑप्शन इसका, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी देखिए यहाँ पे नहीं होने वाला है और सी भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए डी, ये आर ठीक है, 8 ऐसे ही था और टी भी था ऐसे और ये 6 था और यहाँ पर आर था और ये 9 था और फिर ये यहाँ पर ए है। तो परफेक्ट यहाँ पे आंसर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब इस प्रकार से आपको मारना है यहाँ पर ये। और फिर उसके बाद ये रहा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट ये है कि अल मैन आर ओमैन। देखिए यहाँ पर ये अल जो मैन है यह ओमैन है, तो ये भाई साहब हो गए ओमैन, ठीक है। सम ओमैन आर पीपल, तो यहाँ पर ये सम ओमैन आर, यहाँ पर ये हो गए पीपल। क्लियर। कंक्लूजन नंबर 1 देखिए, सम मैन आर पीपल। देखिए मैन और यहाँ पे पीपल के बीच सम का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मैन और पीपल के बीच में सम का केस नहीं बन रहा है, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। नंबर 2, सम ओमैन आर मैन, यहाँ पर ओमैन और मैन के बीच में सम का केस बन रहा है। यहाँ पर ओमैन ये है और मैन यह है, देखो भाई यहाँ पर भी सम का केस बन रहा है, इसलिए ये सही हो गया। यानी कि नंबर 2 कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी नंबर, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे ये है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा इसका, ये बी यहाँ पर है डी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आ गए सिलोप बाबा। यहाँ पे कहा गया है कि सभी सामग्री उत्पाद हैं। देखो भाई यहाँ पे सभी जो मटेरियल्स हैं वह क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर ये सभी मटेरियल्स, ये हो गया प्रोडक्ट, हो गया प्रोडक्ट, हो गया। सभी उत्पाद समान हैं, सभी प्रोडक्ट जो हैं गुड्स हैं। तो ये सभी प्रोडक्ट यहाँ पे गुड्स हो गए। उसके बाद सभी सामान खराब हैं, यानी कि ऑल गुड्स आर बैड। तो सभी गुड्स यहाँ पर बैड हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है कंक्लूजन नंबर 1। देखिए ऑल मटेरियल्स आर गुड्स। देखिए यहाँ पर मटेरियल्स और गुड्स के बीच में अल का केस बन रहा है। अब देखो भाई यहाँ पर ये मटेरियल्स हैं और गुड्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी अल का केस बन रहा है, इसलिए यह हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 देखते हैं। प्रोडक्ट और बैड के बीच में अल का केस बन रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे बैड है, यहाँ पर भी अल का केस बन रहा है, इसलिए ये सही हो गया। यानी कि दोनों कंक्लूजन सही हैं। देखते हैं भाई इसका यहाँ पे उत्तर क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर दिया था बोथ सही वाला, ये डी जाएगा इसका। देखते हैं डी इसका किस ऑप्शन में दिया गया है। ये डी दिया गया है। देखो ऑप्शन ए में। देखो इसमें एना से EIT में ना, इसके क्वेश्चंस पेपर में देखो इस प्रकार का हल्का सा आपको स्क्रॉल बहुत इसमें अधिक करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा TCS में नहीं था। वहाँ पे साथ साथ वहाँ पे ऑप्शन था, मतलब साथ साथ वहाँ पे ऑप्शन किस प्रकार से मारना है वो भी वहाँ पे गिवन था। लेकिन इसमें देखो ऊपर दिया गया है फिर नीचे, मतलब इसमें टाइम बहुत अधिक यहाँ पे खर्च होने वाला है। एक पॉइंट ये भी स्पष्ट आप लोग रखना इसमें भाई NSCIT के पेपर में। अब देखिए अगला यहाँ पर आ गया है, ये रहा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का प्रश्न। कथन दिया गया है कि क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये स्टेटमेंट हो गया और यहाँ पर है तर्क। अब देखो भाई तर्क नंबर यहाँ पे 1 कह रहा है कि हाँ मतलब होना चाहिए। अब भाई यह तर्क वैसे कंडीशन में सही होता है जब हाँ कहने के पीछे रीजन परफेक्ट दिया गया हो। अब देखिए हाँ मतलब भाई उस पर बैन लगाना चाहिए, इसके कारण विशेष प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। तो यह जो रीजन है ना हाँ कहने के पीछे परफेक्ट है, तो इसलिए यह तर्क यहाँ पे सही हो गया। क्या बस यही आपको देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नंबर 2 देखिए, नहीं मतलब बैन नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई ये नहीं कहने के पीछे यह रीजन सही है कि नहीं, देखना ध्यान से। यहाँ पर यह मांस का सस्ता स्रोत प्रदान करता है। देखो भाई यह नहीं कहने के पीछे यह जो रीजन है परफेक्ट नहीं है, यह तो उल्टा पुल्टा रीजन यहाँ पे दिया गया, मतलब वैलिड रीजन नहीं है। कॉमन सेंस आपको लग रहा है इसमें, बस आपको कॉमन सेंस का यूज करना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसलिए यह तर्क यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यानी कि नंबर 1 तर्क यहाँ पे सही है। ठीक है ना, नंबर 1। देखते हैं भाई कौन सा उत्तर होने वाला है। देखिए उत्तर यहाँ पर ए जाएगा, ए ऑप्शन, और ए जो दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में। देखो यहाँ पर ए है। अगला प्रश्न एनोलॉजी का। देखिए यह है गायनेकोलॉजी है, यह संबंधित है वुमेन से। तो यहाँ पर हेमेटोलॉजी भाई किससे होगा, ब्लड से हो जाएगा। इजी प्रश्न है ये, ब्लड। ऑप्शन यहाँ पे डी जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कोडिंग का। AD 3+3+3+3+3+, मतलब अल लेटर है 3+ यहाँ पे हुआ है, तो D में 3+ करेंगे तो G 3+D 3+W 3+H, तो 3+ यहाँ पे हो जाएगा G। तो ये आ गया GDWHG। देखिए ये दिया गया है D वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। कहा गया है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है, ठीक है ना, और इसलिए एक समूह बनाते हैं। तो वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से, AD, यहाँ पर AD है, उसके बाद MPSU, VY और यहाँ पर LO है।
AD3+MP3+SU, यहाँ पे 2+ हो गया है, यहाँ पे 3+, यहाँ पे 3+, तो इसका लॉजिक सेम है, लेकिन यह इस समूह से संबंधित नहीं है, इसलिए यही यहाँ पे उत्तर होगा SU, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए, A B का जीवन साथी है, यानी कि A B कपल है, ठीक ठाक, जिसकी कोई बच्ची नहीं है, मतलब हु हैज नो फीमेल चाइल्ड, मतलब कोई भी इसका फीमेल चाइल्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल चाइल्ड है क्या। अब आगे देखना, C D और E का भाई है जो B का पुत्र है। C किसका पुत्र है? B का, तो B का पुत्र हो गया C, और जो C है भाई है किसका? D और E का। तो इसका मतलब यह है कि इसमें पहले से ही कहा गया है कि A और B का कोई फीमेल चाइल्ड नहीं है, यानी कि अल मेल चाइल्ड है, तो इसलिए D भी यहाँ पर मेल होगा और E भी यहाँ पर मेल होगा, और C तो पहले से ही यहाँ पर मेल है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, A D की माँ नहीं है, A जो है D की माँ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि A पापा जी होगा यानी कि मेल, और B माँ हो गई। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है D का B से क्या संबंध है। यह D है और यह B है, तो B D को क्या कहेगी? सॉन, यानी कि पुत्र। ऑप्शन ए परफेक्ट। अगला प्रश्न भाई साहब आ गया है, ये कंप्लीट करने वाला फिगर, यहाँ पे कंप्लीट करना है फिगर। देखिए, तो इसका फिगर ये हो गया, तो भाई इसका फिगर एकदम ऐसा ही फिगर यहाँ पे आने वाला है, इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पर दो चांद यहाँ पे होगा। तो देखते हैं कि ऐसा फिगर किस ऑप्शन में दिया गया है। नहीं, चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, ऑप्शन ए में तो भाई नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं होगा, देखो नहीं यहाँ पर है। ऑप्शन सी में देखो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सर्किल हो गया है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए एकदम परफेक्ट है कि ऑप्शन डी में एकदम ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, और यहाँ पर चांद आ गए, तो ऑप्शन डी परफेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, नंबर सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर 3, 4, 10, 33 और 136 है। अभी देखो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर 1 से गुना 1+ हुआ है, 4 हो गया। इसमें 2 से गुना 2+ 10 हो गया। इसमें 3 से गुना 3+ 33 हो गया। इसमें 4 से गुना और 4+ 136 हो गया। तो फाइनल इसमें भाई 5 से गुना करेंगे, और यहाँ पे 5+, तो 5 से गुना 6 5 30, 15 18 कैरी 1 5 1 6, तो 580 प्लस 5, तो ये आ गया 680 प्लस 5, तो ये आ गया 685। तो 685 यहाँ पे परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, जो गिवन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अल्फ़ाबेट चैप्टर से पूछा गया है ये प्रश्न, झकास प्रश्न। देखो भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ना, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा गया है, बाकी सभी बड़े अक्षर में लिखे गए हैं, तो दिए गए शब्द जो है यह, इसको मतलब किस प्रकार से लिखा जाएगा, हमें ये पता करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यह पॉइंट को मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि बी से शुरू होने वाले अल्टरनेट लेटर को स्मॉल लिखा गया है। यह यही कह रहा है ना कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा गया, यानी कि बी से स्टार्ट, मतलब बी से आपको स्टार्ट करना है, और हर एक अल्टरनेट लेटर को आपको स्मॉल में लिखना है, और उसके अलावा बाकी सब कैपिटल में। देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर स्मॉल में पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पर बी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अल्टरनेट यहाँ पर देखिए, तो बी सी नहीं होगा, डी
डी होगा स्मॉल में, उसके बाद ई, एफ होगा स्मॉल में, जी एच, एच होगा स्मॉल में, आई जे, ये जे होगा स्मॉल में, के एल, एल होगा स्मॉल में, उसके बाद नेक्स्ट एन स्मॉल में, एन ओ पी, पी स्मॉल में होगा, क्यू आर, आर स्मॉल में, एस टी, टी स्मॉल में, यू भी, भी स्मॉल में होगा, और भी के बाद डब्लू एक्स, एक्स स्मॉल में, और फिर वाई जेड, जेड यहाँ पे स्मॉल में होगा। तो ये हो गया स्मॉल, और बाकी सब कैपिटल में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए भाई कैपिटल में होगा, कन्फर्म। डी, डी स्मॉल में होगा, स्मॉल में डी कर दो। ई, ई सर जी कैपिटल में होगा, ई कैपिटल में हो गया। क्यू, क्यू कैपिटल में होगा। यू, यू भी कैपिटल में होगा। ए भी कैपिटल में होगा। टी, टी सर जी स्मॉल में होगा, क्लियर। ई, ई कैपिटल में होगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्लियर। देखिए यहाँ पर यही ऑप्शन में दिया गया है, बी वाला ऑप्शन में, ए डी ई क्यू यू ए टी ई, एकदम क्लियर है। देखिए गिवन है, तो बी आंसर इसका परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पर ये सपोर्ट है, मतलब सहायता करना, हेल्प सहायता करना, और ये ऐड है, देखो ये भी सहायता करना ही होता है। और यहाँ पर देखो ये विषम यहाँ पे हो जाएगा, ये हर्ट है, देखो इसका मतलब होता है आहत, आहत हो गया, तो ये यहाँ पे विषम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये भी देखो मुझे लग रहा है ना कि मतलब NSERT जो है वह अल्फ़ाबेट से यदि प्यार कर ली क्या। देखो यदि अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है इस शिफ्ट में, बहुत देख रहे हो आप यहाँ पे ना, अल्फ़ाबेट 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 अल्फ़ाबेट। देखो यहाँ पे फिर यहाँ से आ गया ये अल्फ़ाबेट का प्रश्न, यहाँ पे देखो फिर से आ गया। यदि ऑटोमोबाइल शब्द के पहले भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं और चौथे स्थान पे होगा। इजी प्रश्न है। देखिए ये हो गया, यहाँ पर ये ऑटोमोबाइल है, यहाँ पर AUTOMOBILE है। इसके आधे भाग यानी कि ये आधा हो गया 5 और यहाँ पर ये हो गया 5, 5 बोल अनाज। देखो तो ये 5 वाला आधा भाग, ये 5 वाला आधा भाग हो गया। मुझे क्या करना है कि मुझे इसको व्युत्क्रम करना है, यानी कि रिवर्स करना है इसको, मतलब पलटी मारना है। तो यहाँ पे हो गया MOTUA, क्लियर, और ये जो कहते हैं OBILE हो गया। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि बाएं छोर से यानी कि यहाँ से तीसरे अक्षर पहला दूसरा तीसरा के दाईं चौथा, इसके दाईं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या आ गया, बी आ गया। तो बी उत्तर इसका परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है। 675, 580, 471, 348, 211 और अगला पद क्या होगा, इसको फाइंड करना है। देखो भाई जब भी नंबर सीरीज का प्रश्न आए आपको सीधे बच्चा वाला कंसेप्ट यूज करना है, मतलब डिफरेंट फाइंड करना है, डिफरेंट फाइंड करो। देखो यह जो सीरीज है यह घट रहा है, इसका मतलब है जो डिफरेंट होगा वह यहाँ पे माइनस में यहाँ पे होगा। देखिए तो यहाँ पे जो डिफरेंट होने वाला है -95 का, और फिर यहाँ पर -109 का होगा, और फिर यहाँ पर 11 यानी कि -122, और फिर यहाँ पर -137 यहाँ पे होने वाला है। अब ये अगला मैं क्या माइनस करूँ 211, जिससे हमारा अगली संख्या यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो पैटर्न है ना वह इस प्रकार से यहाँ पे यूज किया गया है। -95 को लिखा गया है -109। अब देखिए यहाँ पर -14 हुआ, यहाँ पर
-95 -14 ऐड करने पे -109 आ गया। अब आगे यहाँ पे -13 हो गया, -109 और -13 को ऐड करने पे -122 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर -15 यहाँ पे हुआ है। देखो एक पैटर्न यहाँ पे यूज हो गया, -14 -13, अब देखो फिर यहाँ पे -15 है, तो कन्फर्म है कि अगला पद में माइनस यहाँ पे 14 होने वाला है, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे 14 यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पर देखिए तो -137 और यहाँ पे -14 जब मैं ऐड करूँगा तो यह आ जाएगा -151 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो भाई 211 में 151 माइनस करने पर ये 0 का 0 हो गया और यहाँ पे 21 में से 15 गया यानी कि 6, तो यह आ गया 60, यानी कि अगला पद यहाँ पे 60 होने वाला है और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये डाइस का प्रश्न है और यहाँ पे फाइंड करना है कि परसेंटेज का अपोजिट यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है ना, एक ही डाइस के 3 स्थिति यहाँ पे दिया गया है। ये स्थिति नंबर 1 है और ये 2 है और ये 3 है। देखिए मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, वही कंसेप्ट होता है हॉट कंसेप्ट। देखिए कंसेप्ट क्या है कि यदि किन्हीं 2 डाइस के 2 सरफेस यहाँ पे कॉमन दिख जाए तो वैसे कंडीशन में तीसरा सरफेस ऑटोमेटिक के अपोजिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे स्थिति नंबर 1 और यहाँ पे थर्ड में देखिए ये डॉलर और ये हैज, डॉलर ये हैज, यहाँ पर ये 2 सरफेस यहाँ पे कॉमन है, तो मैं कन्फर्म में यहाँ पे कह सकता हूँ कि परसेंटेज का अपोजिट यह सिंबल हो जाएगा। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, यह सिंबल। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। अब भाई देखो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है सी नंबर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है कि मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। देखो भाई यहाँ पे मदन के पिता के इकलौते बेटे यानी कि खुद मदन हो गया, बेटे की पत्नी यानी कि मदन की पत्नी हो गई, का मदन की बहन यानी कि मदन के जो सिस्टर हैं वह है, उसकी पत्नी को क्या कहेगी। भाई क्या कहेगी, भाभी कहेगी। लेकिन देखो भाभी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो भाभी को ही कहा जाता है सिस्टर इन लॉ। देखिए सिस्टर इन लॉ में भाभी आती हैं, साली आती हैं, मतलब जो भी आता है ये सिस्टर इन लॉ के ही कैटेगरी में यहाँ पे आता है। तो इसलिए इसका उत्तर परफेक्ट यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन डी यानी कि सिस्टर इन लॉ। क्लियर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आ गया है एक बार फिर से ब्लड रिलेशन का प्रश्न। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़की है वह महिला की ओर इशारा कर रही है, ठीक है ना। वह मेरी माँ के पिता यानी कि उस लड़की के नाना। अब मान लो कि भाई यहाँ पर वह गर्ल है, ठीक है ना, इस गर्ल के माँ के पिता यानी कि लड़की के नाना हो गए, पिता की पत्नी यानी कि इस लड़की के नानी, ठीक है ना, ये नानी हो गई, पत्नी की सास है, पत्नी की क्या है, सास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मम्मी के मतलब लड़कियां के मम्मी के पापा, देखो इसके पापा होंगे और पापा के जो मम्मी हैं वह कौन है, वह महिला है, ठीक है ना, वह क्या है, महिला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखो यहाँ पर यह तो लड़की है, लड़की के यह माँ हुई, माँ के यह पिता हैं, यानी कि जो लड़की है इसको नाना कहेगी यानी कि ग्रैंड फादर
कहेगी, ठीक है ना। अब देखो नाना के पिता को भाई क्या बोलेगी, ग्रेट ग्रैंड फादर बोलेगी ना। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि महिला का लड़की से क्या संबंध है, यानी कि ये जो लड़की है इस महिला को क्या कहेगी, तो भाई कंफर्म है ग्रेट ग्रैंड मदर कहेगी, यानी कि नाना के बाबू के पत्नी, ठीक है ना, नाना के बाबू के पत्नी ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ये होने वाला है। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का। अब देखो यहाँ पर ये GTRIOLUFP यानी कि यहाँ पे अपोजिट वाला लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर R है तो R का I, A का Z, T का G, I का R और O का L, तो ये हो गया IZGRL। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया है अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखिए कितनी सम संख्याएं हैं यानी कि कितने इवन नंबर हैं जिनके ठीक बाद ऑड नंबर है। अब भाई देखो यहाँ पर पहला 6 हो गया मतलब 1, और फिर उसके बाद 2, और फिर 3, और फिर यहाँ पे 4 हो गया, और फिर यहाँ पे 5 हो गया और नहीं है, यानी कि 5 ऐसी संख्या हैं सम संख्या है जिनके बाद विषम संख्या है। तो 5 यहाँ पे उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न भाई साहब आ गए वेन डायग्राम। अब देखो भाई यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, देखिए कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों को निरूपित करती हैं। देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है केवल रूरल में रहने वाले जो भी बेरोजगार हैं उनकी संख्या फाइंड करना है। अब भाई देखो यहाँ पे रूरल को देखो यहाँ पे शो कर रहा है ये ट्राइंगल है, हो गया। उसके बाद ये बेरोजगार को देखिए शो कर रहा है यहाँ पर ये सर्किल शो कर रहा है, सर्किल ये। तो हमें यहाँ पे ओनली फाइंड करना है, यानी कि केवल दोनों में हो, सर्किल और ट्राइंगल में कौन सी संख्या है। अब देखो भाई इसमें केवल यहाँ पर यही 2 संख्या है। देखो ये क्या है 3 जो है, तो 3 यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों को निरूपित करती हैं कौन संख्या 3, ठीक है ना, 3 यहाँ पे होगा। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, यदि आपसे यहाँ पे पूछता केवल शब्द यहाँ पे यूज नहीं होता यानी कि ओनली शब्द, तो देखिए वैसे कंडीशन में ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आता 3 6 2, तो 6 2 8 होता, 8 3 11, तो वैसी कंडीशन में आंसर 11 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ओनली शब्द का यहाँ पे यूज हुआ है तो इसलिए 3 उत्तर जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाने वाला है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है ये रैंकिंग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया है ई दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। अच्छा मान लो कि यह राइट वाला साइड है और यहाँ से ना 9th स्थान पर, मान लो कि ये 9th स्थान है और यहाँ पर ई है, ठीक है। यदि ई को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, देखो मैं क्या किया ना, इस ई को 6 स्थान लेफ्ट साइड घसका देता हूँ। देखो यहाँ पर है ये, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान और ये 6 स्थान हो गया। यानी कि अब ई बेचारा यहाँ पे आ गया है, ये ई हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे कहा गया है स्थानांतरित किया जाता है तो ई सबसे बाईं ओर होगा। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया स्थानांतरित, यहाँ पे हो गया, तो ई यहाँ पे आ गया है,
यानी कि यह जो साइड है ना, यह तो लेफ्ट है और यह लेफ्ट का यह स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मतलब यहीं से यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है लेफ्ट यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अब मुझे ये फाइंड करना है। अब काउंटिंग कर लो, क्या दिक्कत। देखो यहाँ पर ये, तो यहाँ से देखो एक व्यक्ति, 2 3 4 5 6 तो यहाँ तक हो गया। और फिर देखो यहाँ से ये 9 है, तो 9 प्लस यहाँ पे 6, 9 6 15 व्यक्ति है इस पंक्ति में, तो 15 यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है एक बार फिर से, और ये प्रश्न वेन डायग्राम का है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल चीनी चित्रकारों को निरूपित करती है। केवल चीनी चित्रकारों को। अब देखो भाई यहाँ पर पहली बात, ये चाइनीज यहाँ पे हो गया। देखो ये फिगर है चाइनीज का, ये फिगर है ना, और फिर पेंटर यानी कि चित्रकार का ये सर्किल हो गया। तो केवल शब्द का यहाँ पे यूज हुआ है ओनली का, तो देखिए इसलिए यहाँ पर कौन सा भाग जाएगा, कॉमन यहाँ पर देखिए। तो कॉमन वाला जो पार्ट यहाँ पर है, यह ई वाला पार्ट है कॉमन यहाँ पर। यानी कि जो 9 संख्या है, 9 संख्या यह दिखा रहा है केवल चीनी चित्रकारों को। ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है ए नंबर। अगला प्रश्न भाई देखो, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पर सब में अग्र के बारे में चर्चा हुआ है। ए के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये प्लस का मतलब पिता, और माइनस का माता, और स्टार का बहन, और ये डिवाइड का भाई है। तो देखिए यहाँ पर यह एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है, और इसमें मुझे फाइंड करना है कि ओ का एन की नीच से क्या संबंध है। ठीक है ना। अब देखो भाई, सबसे पहली बात, इस एक्सप्रेशन का मुझे बनाना है रिलेशन चार्ट। चलिए बनाते हैं इसका रिलेशन चार्ट। देखो भाई, यहाँ पर स्टार है, तो स्टार का अर्थ बहन है, यानी कि जो एम है वह बहन है एन का। क्लियर। यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का अर्थ पिता। देखिए एन पिता हो गया, ओ का पिता हो गया। माइनस का मीन्स है माता, यानी कि यहाँ पर ये जो ओ है, ओ माता है पी का। तो देखो भाई, इस प्रकार से ये बन गया रिलेशन चार्ट यहाँ पर। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए कहा गया है कि ओ का एन की नीस। अब देखो यहाँ पर नीस दिया गया है। भाई नीस मीन्स क्या होता है। देखिए कुछ वर्ड होता है, ये सब वर्ड के मतलब आपको यहाँ पे समझना है। देखिए एक तो नीस होता है, नीस को ऐसे होता है, ये NIECE नीस हो गया। देखिए नीस मीन्स होता है भांजी या भतीजी। ठीक है ना। एक ये नीस हो गया। इसी का एक जुड़वा होता है, नेफ्यू होता है, नेफ्यू। देखिए तो नेफ्यू मीन्स क्या होता है। अब मान लो कि यहाँ पर ये भांजी आ गई है, तो यहाँ पे आएगा भांजा। जब यहाँ पे भतीजी है तो यहाँ पे आ गया भतीजा। तो ये हो गया भांजा भतीजा, नीफ्यू, और भांजी भतीजी, यहाँ पे ये निस हो गया। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे होता है। अब देखिए एक यहाँ पे वर्ड और यूज होता है, बहुत ही यूजफुल वर्ड है, कजन बोलते हैं उसको, कजन बोलते हैं, या उसको कजिन भी उसको कहा जाता है। तो देखिए ये हो गया, इस प्रकार से होता है, ये उसको कहते हैं कजिन बोलते हैं उसको। देखिए कजिन मतलब होता है ममेरा, मौसेरा, चचेरा, फूफेरा, भाई या बहन। तो देखिए उसके लिए एक वर्ड यूज होता है कजिन, या उसको कजन भी कहा जाता है। तो इस वर्ड का मतलब आपको भाई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ऐसा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि ओ का एन की नीस। अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है नीस। तो नीस मीन्स क्या होता है, भांजी या भतीजी। अब देखो यहाँ पर एन का नीस कौन होगा, इस केस में भतीजी होगा कि भांजी होगा। नहीं सर जी, यहाँ पे तो भांजी होगा।
यानी कि देखिए एन के बहन कौन है, एम है। तो देखिए एम के जो लड़की हैं उसी को ना एन नीस कहेगा, यानी कि भांजी कहेगा। कन्फर्म हुआ। तो अब देखो यहाँ पर एन की नीस से ओ का क्या संबंध है, यानी कि जो यह है ओ को क्या कहेगी। अब देखो भाई यहाँ पे कन्फर्म है कि इसका यह क्या है, यह ममेरा बहन है ना हो। तो ममेरा बहन को क्या बोलते हैं, कजिन बोलते हैं, यानी कि कजिन इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है। अब मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। अब देखो भाई अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये भी रैंकिंग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक कतार में व्यक्ति ए पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है। मान लो कि यह एक हमारा कतार है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो ए है यह बिल्कुल बीच में खड़ा है। मान लो कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक यहाँ पर व्यक्ति है, ठीक है ना, और इन दोनों व्यक्ति के बीच में ए खड़ा है। ओके। अब देखिए आगे यहाँ पे कहा गया है कि पी कतार के आरंभ से छवे। अब देखो मान लो कि यह स्टार्टिंग पॉइंट है, तो देखो यहाँ से 6 स्थान पर पी खड़ा है और क्यू कतार के एंड ओर से 6वें स्थान पर है। अब देखो यहाँ से ये एंडिंग ओर है, तो यहाँ से ये क्यू 6 स्थान पे यहाँ पर ये खड़ा हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पे कहा गया है कि P और A के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर P है, यहाँ पर A है, इसके बीच में 2 व्यक्ति हो गए। अब देखो यहाँ पे मामला आकर जहुआया, लेकिन भाई आपको जहुआना नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। पहले से ही कहा गया है कि P और Q के बीच में A है। अब देखो भाई यहाँ पर P और A के बीच में जब यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गया तो कन्फर्म मैं कह सकता हूँ कि P और Q के बीच में भी 2 व्यक्ति हैं, भले यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तभी ना भाई P और Q के बीच में A हो पाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कतार में कुल कितना व्यक्ति हैं, तो आप यहाँ पे काउंटिंग कर लो। देखो ये 6 है और यहाँ पे 6, तो 6 यहाँ पे 12 हो गया। अब देखिए 2 3 4 5, तो 12 5 यहाँ पे ये 17 हो गया। तो ये पर्सन का संख्या आ गया और यही यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न है आपको ऑप्शन वाइज यहाँ पे हल करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे सही किया गया है ये सी नंबर को, तो मैं देखता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6R, R का अर्थ मल्टीप्लाई हो गया 8 और फिर n का माइनस 39 और P डिवाइड है करके यहाँ पे 13 हो गया और फिर Q इक्वल 45। तो यहाँ पर LHS पार्ट ये हो गया, RHS पार्ट ये हो गया। तो LHS RHS यहाँ पे इक्वल है कि नहीं है, मुझे यही यहाँ पे पता करना है। देखिए ये कटेगा तो यहाँ पर आएगा 3 और देखो ये 8 छके 48 हो गया और यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो यहाँ से कन्फर्म है कि LHS पार्ट RHS के इक्वल है, इसलिए यह व्यंजक यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए ये रहा और ये प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन का प्रश्न है। यहाँ पे इजी प्रश्न है। देखिए एक लड़की उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब इसका जो फेस है वह उत्तर की ओर है। यदि 59 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा और उसी दिशा में 31 डिग्री मुड़ती है, तो देखो 59 31, तो ये हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि 90 डिग्री राइट हो गया। अब देखो ये ऐसे हो गया तो यहाँ पर ये बन गया 90 डिग्री, यहाँ पर ये राइट हो गया। देखिए दोस्त 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है एक राइट होता है, ठीक है ना, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है एक लेफ्ट होता है। तो इस पॉइंट को भी आप अपने माइंड में ऐड रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप जुबान से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो डायरेक्टली उसका जो दिशा यहाँ पे हो गया है यह ईस्ट में हो गया है, तो ईस्ट इसका उत्तर हो जाएगा। इजी प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है। ये 29:18 और समानुपात 39 यहाँ पे वाट है, बचा वाला प्रश्न है।
2 में 9 से गुना 18 हो गया, 3 में 9 से ये 27 हो गया, तो 27 आंसर जाएगा और ये दिया गया है ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया यहाँ पर, ये आपको इसमें काउंट करना है कि इस फिगर में कितना स्क्वायर है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बेसिक फिगर में मैं यहाँ पे काउंटिंग करता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 1 5, तो देखिए इस वाले फिगर में 5 स्क्वायर हैं, तो यहाँ पर भी 5 होंगे और यहाँ पर भी 5 होंगे, तो ये पंचती हैं ये 15, तो भाई ऐसे हो गया। क्लियर। अब देखिए उसके बाद अब इस वाले में ये पूरा देखिए 1 2 3 4 और एक बड़का यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे एक ऐसे आ गए। और फिर देखिए उसके बाद एक ये बन रहा है स्क्वायर, एक ये, तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद आप इसको काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 4 और फिर यहाँ पे ये 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे ऐसे हो गया, तो 15 5 20 20 21 और 5 यहाँ पे 26 हो गया, यानी कि 26 स्क्वायर इसमें बन रहे हैं। क्लियर। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे, देखिए ऑप्शन में दिया गया है सी नंबर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है ये ऑड एंड आउट का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इसमें कौन सा इसमें विषम है। देखो भाई ये 20 है, तो P16 और D4, तो 16 4 20 आ गया है, 15 3 18 हो गया है, 17 और देखो और यहाँ पे 2, तो देखो यहाँ पे 19 चाहिए लेकिन यहाँ पे 34 हुआ है, 13 1 14 हो गया है। तो इसका लॉजिक और इसका लॉजिक एकदम सेम है, लेकिन इसका भाई यहाँ पे डिफरेंट हो गया, तो इसलिए ये यहाँ पर विषम हो जाएगा। इसका ऑप्शन दिया गया है बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये सीरीज का प्रश्न है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, 24 36 60 84 132 156 और ये वाट है। अब देखो भाई इसमें 24 36, तो यहाँ पे +12 हो गया है, 36 60 यहाँ पे +24 हो गया है, और 60 84 यहाँ पे +24, और फिर देखिए यहाँ पे +48 हो गया है, और फिर यहाँ पे +24 हुआ है। ठीक है ना। अब देखो भाई अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है, मुझे यही फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो लॉजिक है वह इस प्रकार से यूज किया गया है, 12 में 2 से गुना 24 हो गया, 24 में 2 से गुना 48 हो गया, तो कन्फर्म है कि फिर मुझे यहाँ पे 24 में 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 48 ही यहाँ पे प्लस होगा। तो 6 8 14 हो गया, 5 4 9 1 10 और 1 2 हो गया, यानी कि 204 आ गया। 204 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा। अगला प्रश्न एक बार फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न देखिए, यहाँ पे 6 12 18 36 54 108 अगला पद यहाँ पे वाट है भाई। देखिए इसमें क्या किया गया है, 6 12 इसमें 2 से गुना, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे +6 हुआ है, फिर यहाँ पे 2 से गुना +18 हुआ इसमें, देखिए फिर यहाँ पे 2 से गुना। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब देखिए इसमें पैटर्न यहाँ पे क्या यूज हुआ है, देखिए ये 2 से गुना 2 से गुना 2 से गुना, तो फिर देखो यहाँ पे अब 2 से गुना होगा, ये अगले यहाँ पे सेक्शन में आएगा, तो हमें इससे पैटर्न यहाँ पर यूजफुल नहीं हो पा रहा है। अब आप भाई इसमें ये देखिए 6 में 3 से गुना ये 18 हो गया, देखो यही हमारे यहाँ पे काम करने वाला है, तो मैं कन्फर्म में 18 में 3 से गुना करूँगा, तो यहाँ पे +4 हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो 8 4 12 हो गया। ठीक है ना। और देखो यहाँ पर ये 5 1 6 हो गया, और यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि 162 इसका आंसर हो जाएगा, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंड हो गया है। ठीक है ना। तो मैं इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को मैं डिस्कस कर दिया हूँ दोस्तों, और आज से मैं NSEIT का मैं पेपर स्टार्ट कर दिया हूँ, और आप लोग अपने आप को जांचिए कि आप लोग का कितना रीजनिंग अच्छा हो पा रहा है,
और आप लोग कमेंट करिए कि मतलब कि टीसीएस का पेपर हार्ड है कि एनएसईआईटी का पेपर हार्ड है, आप लोग बताइएगा हमको भी, ठीक है ना। लेकिन देखिए मुझे लग रहा है कि देखो पेपर वही है, इजी पेपर है, लेकिन आगे मैं देखता हूँ कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।